नमस्कार। अब वक्त हो गया है ये जानने का और समझने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मैं हूं राहुल सौमित्र, आपको विस्तार से बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। राष्ट्रवाद का मुद्दा अब सीमा सुरक्षा से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी तक जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। विधायकों को टैबलेट बांटे गए, लेकिन कहना है कि ये टैबलेट चाइना में असेंबल हुए हैं, इसलिए इससे डाटा चोरी होने का खतरा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल विधानसभा में विधायकों को बांटे गए टैबलेट पर विवाद थम नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सदन में टैबलेट लौटाने की घोषणा करते हुए कहा कि विधायकों को बांटे गए टैबलेट चाइना में असेंबल हुए हैं, इससे डेटा चोरी होने का खतरा है, इसीलिए उन्होंने टैबलेट वापस कर दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों की हत्या की, उसी चीन में असेंबल हुए आईपैड बांटने का वो विरोध करते हैं। चाइना से बना हुआ टैबलेट जो हमारे गलवान में सैनिकों की हत्या करता है, हमारी जमीन पर कब्जा करता है, अरुणाचल पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, हमारे देश की डाटा चुराकर चोरी करता है, इन सब के कारण मैंने टैबलेट लेना चाइना से बना उचित नहीं समझा और मैंने प्रमुख सचिव को वापस करने का निर्णय लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी टैबलेट बांटने का विरोध करते हुए 3 कारण गिनाए। कमलनाथ ने कहा कि टैबलेट देना विधानसभा की परंपरा के अनुरूप नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि विधानसभा में बांटे गए टैबलेट चाइनीज हैं और बीजेपी का चीन विरोध केवल भाषणों तक सीमित है। सिद्धांतवादी बनते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी, और उन्हीं की भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज के नेतृत्व वाली विधायकों को चाइना में निर्मित टैबलेट बांट रहा है, तो हम उनकी औद्योगिक नीति फेल करना चाहिए तो ये और प्रमोट कर रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि चाइनीज टैबलेट का आरोप झूठा है, विधायकों को एप्पल के टैबलेट दिए गए हैं। कांग्रेस के नेता बताएं कि राहुल गांधी कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, क्या वो आईफोन यूज नहीं करते? कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता कमलनाथ जी 2 आईफोन रखते हैं। आईपैड आईफोन कंपनी का ही है, एप्पल का भी। आईफोन और आईपैड दोनों ही एप्पल कंपनी के हैं। एक तरफ कांग्रेस इन टैबलेट को चाइना असेंबल्ड बताकर बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती दे रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को टेक्नोलॉजी विरोधी बताकर विकास का विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्पीकर के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। एमपी विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की है। एमपी विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है। चलिए आपको पहले बता देते हैं कि जीतू पटवारी ने ऐसा क्या कहा कि उन पर यह कार्रवाई हुई। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर पटवारी ने एनिमल एक्सचेंज पर कहा था कि बाघ, शेर, घड़ियाल बाहर चले गए और उनके बदले में छिपकली, बंदर और तोते लिए गए हैं। इस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया। मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जीतू पटवारी ने सदन की परंपरा को आघात पहुंचाया है, इसीलिए उन्हें बजट सत्र से निलंबित किया जाता है। एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा देके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। आप देखे बोला कि अंबानी जी कोई जू बना रहे, वहां पर यहां से हमने बेच दिए। इस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध है, और वहां से आए अंबानी के यहां से क्या आए बोले, छिपकली आई, चिड़िया आई, तोता आई। पूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसको आज अध्यक्ष आसनी के द्वारा, बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्रवाई पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया। विषय ये भी नहीं है कि मेरा निलंबन, एक सदस्य का निलंबन हो गया। सवाल क्या था कि आप 3.25-4 लाख करोड़ का आपने कर्जा लिया, इस कर्जे का कर क्या रहे? तो एक तरफ कर्ज ले रहे हैं और एक तरफ मध्य प्रदेश की संपत्ति बिक रही है। आवाज उठाते हैं तो निलंबन कर देंगे, मतलब लोकतंत्र की हत्या करेंगे। जिसके बाद कांग्रेस ने कमलनाथ के निवास पर बैठक की, जिसमें गोविंद सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए।
जिसमें यह तय हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि सदस्य का निलंबन मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। सदस्य का निलंबन करना ये इशू नहीं है, आवाज घोटना ये इशू है कि आप कुछ बोलिए मत हमारे बारे में, हमारा कोई खुलासा मत करिए। तो आज हमारे विधायक दल ने यह तय किया है कि हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कल का दिन विधानसभा के लिए अहम रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जहां जीतू पटवारी के निलंबन का मुद्दा उठाएगी, जिस पर हंगामा होना तय है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले महिलाओं को साधने की तैयारी दोनों दल कर रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह देने वाली है, 1,000 रुपए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही कि अगर उनकी सरकार बनी तो निम्न आर्थिक वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए वो देंगे। चुनावी साल में एमपी सरकार राज्य की आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश में लगी है। शिवराज सरकार 4 करोड़ महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। शिवराज सरकार चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में लाडली बहन योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत सरकार महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपए भेजेगी। 5 मार्च को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना को लॉन्च करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लाडली बहना योजना जो चलेगी, ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में इसकी सराहना होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिला वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई है। हिमाचल फॉर्मूले की तर्ज पर कांग्रेस एमपी में भी महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की जो सरकार बनी है, उसकी योजना इसको इन्होंने चुराया है। इतने 1,000 में तो रसोई गैस नहीं आ रही है। यहाँ तो रसोई गैस 500 रुपए करेंगे, 1,500 देंगे, जिससे 1,000 बचे। 1,000 वर्सेस 1,500 रुपए पर अब सियासत तेज हो गई है। देखना होगा चुनावी वादों के आधार पर महिला वोटर्स किसका साथ देंगी। चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल इलाके में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ले ली है। निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सरकार की कोशिश ये है कि इन प्रोजेक्ट को विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक पूरा कर लिया जाए, जिसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सिंधिया ने ले ली है। एक सप्ताह में सिंधिया का ये दूसरा दौरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज निर्माणाधीन ISBT, एलिवेटेड रोड, थीम रोड, मल्टी लेवल कार पार्किंग और शासकीय प्रेस में बनाए जाने वाले औद्योगिक म्यूजियम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्वालियर के जो महत्वपूर्ण है उन सब का हमने निरीक्षण किया। शुरुआत ISBT जो नई टर्मिनस बन रही है, बहुत सुंदर बनेगा। जो पार्किंग की समस्या हम सबके लिए होती है, ये 3 लेवल का पार्किंग बनने जा रहा है और तीव्र गति से कार्य हो रही है। अगले वर्ष तक ये पूर्ण रूप धारण कर लेगा। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के अफसरों और ठेकेदारों को जमकर फटकार भी लगाई, जिसकी वजह यह है कि एक तो काम तय सीमा में नहीं हो रहे और दूसरा निर्माण कार्यों की घटिया क्वालिटी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले विकास कार्यों को पूरा कर सरकार जनता के सामने विकास का मुद्दा भी रखना चाहती है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और उसके साथी को कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। जमानत किन कारणों से मिली है, ये आप जानने के लिए हमारी रिपोर्ट को देखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम और उसके साथ राजाराम तिवारी को गुरुवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के मुचलके में जमानत दे दी। दोनों ने 11 फरवरी की रात को ग्रामगढ़ा में दलित परिवार की बेटी की शादी में फायरिंग और मारपीट की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया था और सामाजिक संगठन दलित समाज के लोग शालिग्राम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बहस दौरान आरोपी अधिवक्ता ने एवं शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया, जमानत का विरोध किया और आरोपी अधिवक्ता ने अपना तर्क रखा है कि जो वीडियो बनाया गया है उससे निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि यही वो आरोपी हैं जिन्होंने अपराध किया है। दूसरा FIR डिले भी है, उसमें FIR डिले के कारण के भी उसको आरोपी को इसका लाभ मिला है और 25 हजार रुपए की जमानत का लाभ स्पेशल कोर्ट द्वारा दिया गया है। बहरहाल घटना के बाद से लगातार दलित परिवार शालिग्राम से खतरा बता रहा था। इसके बावजूद भी जमानत मिलने के बाद दलित परिवार कितना सुरक्षित है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्वालियर रोपवे का निर्माण कब होगा, कभी होगा या नहीं होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं
जो साल 1983 से चले आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं अब फिर से रोपवे का डिजाइन बदल गया है। आखिरकार ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है और मामला क्या है, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। ग्वालियर शहर में 30 सालों से प्रस्तावित रोपवे क्या कभी बन पाएगा, ये सवाल बड़ा होता चला जा रहा है। ग्वालियर शहर में आने वाले पर्यटकों को किला घुमाने में आसानी रहे, इसीलिए रोपवे निर्माण की स्वीकृति साल 1983 में मिली थी। 3 बार शिलान्यास भी हो चुका। 2005 में पुरातत्व विभाग की मंजूरी के लिए जब कार्रवाई शुरू होती तब तक पुरातत्व विभाग की एनओसी की मियाद खत्म हो चुकी थी और अब रोपवे का डिजाइन फिर से बदल दिया गया। नई बाधा है रोपवे के 13 पिलर्स को खड़ा करना। सांसद विवेक सेजवलकर का कहना है कि 2019 में निगम ने रोपवे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। दुर्भाग्य की बात है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट केवल नगर निगम की वजह से अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब नई डिजाइन को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है, जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। सेजवलकर जब पहले महापौर बने थे तब रोपवे का उद्घाटन हुआ, उसके बाद बीच में समीक्षा गुप्ता महापौर बनी, फिर विवेक नारायण सेजवलकर बने, लेकिन रोपवे नहीं बन पाया। जब तक जमीन का विवाद हल नहीं होगा तब तक काम शुरू करने में दिक्कत होगी। यही वजह है कि अब रोपवे निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं।